रॉयल एनफील्ड ने अपने 650 ट्विंस के साथ कुछ ऐसा अविश्वसनीय कर दिखाया जिसने सारी दुनिया को अचंभित कर दिया। और अगर आप बात करें रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की या फिर कॉन्टिनेंटल 650 की, आज के दौर में, आज की दुनिया में इनसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रीमियम ट्विन मोटरसाइकिल्स आपको सारी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। आप चाहे हिंदुस्तान में हो या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। और जब मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी की, तो मैं सिर्फ कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल की ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन देखें, उसका परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी, उसकी हेरिटेज, उसका जो एक ओवरऑल अपील है, जो ब्रांड है, उस सबको साथ में सम्मिलित करें, तो जो इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी है, ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स बहुत ही ज़बरदस्त प्रोपोजिशन है। और जब मैंने ये मोटरसाइकिल्स चलाई थी कुछ वर्ष पहले, उस वक्त मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हुआ करता था रॉयल एनफील्ड का। और मेरे जो दोस्त जिन्हें रिलायबिलिटी चाहिए होती थी, वो जब मुझसे किसी मोटरसाइकिल के बारे में पूछते थे, सलाह लेते थे, तो मैं उन्हें रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स रिकमेंड नहीं करता था। लेकिन इन मोटरसाइकिल्स को चलाने के बाद मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स, ख़ासतौर पर ये जो ट्विंस थे, ये रिकमेंड किए। लेकिन अगर आप उन दोनों मोटरसाइकिल्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ एक कमी नज़र आती है। और वो कमी क्या है? इंटरसेप्टर 650 बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है, मिनिमलिस्ट है, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, वॉल्यूम की ज़रा कमी है। और लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कॉन्टिनेंटल जो है वो हम सब के लिए नहीं है। बहुत ही छोटा वर्ग है जो कि रॉयल एनफील्ड उस तरह के टेम्पलेट में चाहता है। एक बहुत ही खूबसूरत सी क्रूज़र मोटरसाइकिल की कमी थी उस प्लेटफॉर्म पर। और ज़रा अब एक नज़र इस मोटरसाइकिल को देखिए, क्या खूबसूरत मोटरसाइकिल बनाई है रॉयल एनफील्ड ने। और अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म को, इस 650 सीसी इंजन को खूबसूरती के लिहाज से जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, वो बेशक अब मिली है। और मैं इस मोटरसाइकिल को पूरा दिन बैठ करके देख सकता हूँ। जो अटेंशन टू डिटेल है, जो इसके प्रोपोर्शंस हैं, जो इसकी खूबसूरती है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है, लाजवाब है। और अगर आप इस टेम्पलेट की बात करें जो कि एक क्रूज़र टेम्पलेट है, तो यहाँ पर न सिर्फ आपको एक क्रूज़र टेम्पलेट दिया गया है, लेकिन अगर आप 650 सीसी रॉयल एनफील्ड प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसे भी ज़रा अपग्रेड किया गया है। ये इंजन ज़रा बेहतर है, ये शैसी जो है ये ज़रा बेहतर है, यहाँ पर क्वालिटी पार्ट्स का प्रयोग किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस मोटरसाइकिल के बारे में जानना चाहेंगे। और आपको अगर इस गाड़ी में इंटरेस्ट है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप ये वीडियो आखिरी तक देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो शायद आपको कहीं और देखने के लिए ना मिलें। अब चूंकि एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है, इसे डिफ़ाइन करती हैं दो चीज़ें। और पहली चीज़ जो है वो ये है कि पीछे से आगे की तरफ अगर आप इसे देखें तो जो एक लाइन है वो ऊपर की ओर जानी चाहिए। और आप बेशक ये देख सकते हैं कि जो पीछे वाला व्हील है ये छोटा है, 16 इंच, सामने 19 इंच है, टीयर ड्रॉप शेप्ड फ्यूल टैंक है। और जब आप इस पर बैठते हैं तो आप भी ज़रा पीछे की तरफ टिल्ट होकर के बैठते हैं। और उसके लिए ये सीट जो है ये भी ज़रा कर्व्ड है, आप सिट इन करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और ये जो मोटरसाइकिल है ये इस तरह से एक उभार लिए हुए है, ये इस तरह से एक इंक्लाइन लिए हुए है, और राइडर जो है वो भी ज़रा पीछे इंक्लाइन रहता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये इस क्रूज़र स्टांस को डिफ़ाइन करती हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके डिज़ाइन के अंदर सम्मिलित करी है। ये एक क्लासिक कॉपी बुक क्रूज़र मोटरसाइकिल लगती है, बेहद खूबसूरत, बेहद क्लासिक, और फिर भी काफ़ी मॉडर्न। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ देखने के लिए नहीं है, क्वालिटी में या फिर टेक्निकली उनमें सुधार किया गया है। और इन चीज़ों के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको मिलते हैं 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स विद 120 mm ट्रैवल। और ये बनाए हैं शोवा ने। तो नॉट जस्ट अपसाइड डाउन फोक्स हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी भी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये एल्यूमिनियम का ब्रेस मिलता है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, सामने एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही यहाँ पर अब रॉयल एनफील्ड ने पहली बार आपको एक एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया है। और हालांकि ये एक मॉडर्न सेटअप है, लेकिन जो अंदर डिटेलिंग है ये अब भी काफ़ी क्लासिकल है। और यहाँ पर आपको ये रॉयल एनफील्ड का एम्ब्लेम भी नज़र आएगा। बेहद खूबसूरती से ये रॉयल एनफील्ड की हेडलाइट डिज़ाइन की गई है। आगे आपको यहाँ पर रिंग जो है ये सिल्वर की मिलेगी, और पीछे जो नसेल है ये ब्लैक कलर का मिलेगा। और इसका जो ब्रेस है ये एल्यूमिनियम में मिलेगा। अब ये एल्यूमिनियम के जो ब्रेसेस हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर
यूज़ किए गए हैं। क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये देखिए राइज़र्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भी एल्यूमिनियम के हैं। ऊपर और नीचे के योक्स जो हैं ये भी प्रॉपर एल्यूमिनियम के हैं। क्वालिटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं करी गई है। यहाँ पर इसके प्रीमियम फील का ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है। और अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो ये जो इसके लेवर्स हैं ये भी एल्यूमिनियम है, हाई क्वालिटी हैं और अपग्रेडेड हैं। इनकी क्वालिटी कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर 650 से बेहतर है। दोनों ही एडजस्टेबल हैं। ये यहाँ पर जो छोटे आप नॉब्स देख रहे हैं इन्हें रोटेट करके आप इनका जो स्पैन है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बार एंड वेट्स भी यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम में मिलेंगे। और अब यहाँ पे स्विच गियर के जो क्यूब्स आप देख रहे हैं ये भी एल्यूमिनियम के हैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ, और ये भी बहुत सॉलिड है, मेटालिक। क्वालिटी में यहाँ पर एक मैसिव अपग्रेड किया गया है। डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल ज़्यादा भारी, ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा प्रीमियम लगती है। हालांकि स्विच गियर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पहले जैसा ही है, और ये जो सारे स्विचेस हैं ये हमने पहले मीटियोर में और क्लासिक में देखे हैं। ये इंजन इग्निशन है, यहाँ पर आपके पास हैज़र्ड लाइट है, हाई लो बीम, और यहाँ से आप जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये टर्न इंडिकेटर्स और ये हॉर्न भी है। अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है यहाँ पर आपको स्पीडो ऊपर मिलेगा और फ्यूल गेज के साथ साथ गियर इंडिकेटर, 2 ट्रिप मीटर्स, एक घड़ी और उसके साथ ही ओडो भी नज़र आएगा। कुछ टेल टेल लाइट्स यहाँ पर है, ये सब हमने पहले देख रखा है। लेकिन इसका जो हाउसिंग है ये अब पियानो ब्लैक कलर में ज़्यादा प्रीमियम फिनिश में दिया गया है। और एक और ख़ास बात जो है यहाँ पर वो ये है कि जो ट्रिपर है ये ट्रिपर अब यहाँ पर स्टैंडर्ड है। इसके लिए आपको अब एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। की यहाँ पर आपको मिलती है एक प्रॉपर प्रीमियम वेव बाइट की, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम लोग बात करते हैं इसके मिरर्स की, जो कि काफ़ी स्टर्डी हैं। ये राउंड मिरर्स जो हैं, पहले जो मिरर्स आते थे आरी के वो अमूमन ज़रा लूज़ हो जाते थे, लेकिन अब क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये जो क्लासिक क्रोम मिरर्स हैं ये आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके पास बहुत सारे एक्सेसरीज़ भी हैं जिसमें मिरर्स और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन जनरली ये मिरर्स फंक्शनल है, वॉबल नहीं करते हैं, वाइब्रेट नहीं करते हैं, गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करती है और पीछे का दृश्य आपको ठीक ठाक नज़र आता है। हालांकि बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, सबसे ज़्यादा फंक्शनल या बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर मिरर्स आपको मिलते हैं, बट ये काम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीछे का दृश्य नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ जो यहाँ पर चेंज की गई है वो है ये फ्रेम। और ये फ्रेम जो है इसे भी पहले से कहीं बेहतर बनाया गया है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं ये ज़्यादा बेहतर यूज़ करी गई है। यहाँ पर एक्सट्रूजन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो फ्रेम है ये जो आपको इंटरसेप्टर 650 में फ्रेम मिलता है उससे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो स्टिफनेस है ये ज़्यादा है। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि क्रूज़र है तो यहाँ पर एक स्टेडी स्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए थी जो कि ज़्यादा लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे सके। उसके कारण ये जो फ्रेम है इसे रीडिज़ाइन किया गया और ये ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर जो क्लासिकल रॉयल एनफील्ड का ये लूप है ये नज़र आता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब अगर आप इंजन की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक अपग्रेड मिला है। और ये इंजन के कवर्स जो आप देख रहे हैं ये अब इस डार्क कलर में फिनिश किए गए हैं। और रॉयल एनफील्ड का जो एम्बलम है ये मशीन्ड है। इसका जो इंजन का हेड है ये भी यहाँ पर नया है और इसका जो माउंट है ये भी नया है। यहाँ पर मैपिंग जो है ये भी ज़रा चेंज की गई है और अब ये जो इंजन है ये ज़्यादा स्मूथ लगता है। उस पर मैं कुछ देर में आता हूँ, लेकिन पहले हम लोग जो यहाँ पर अपग्रेड्स हैं उन सब की बात कर लेते हैं। और इसके साथ ही जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे जो एग्जॉस्ट है ये भी पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया है। जैसा आपने देखा होगा इंटरसेप्टर के अंदर या कॉन्टी के अंदर भी जो एग्जॉस्ट हैं वो ज़रा बाहर निकले हुए हैं, फ्लेयर्ड हैं। ये एग्जॉस्ट अब टक्ड इन है, इन्हें अंदर की ओर डाल दिया गया है ताकि ये ज़्यादा स्ट्रीमलाइन लगें और ये ज़्यादा फ्लैट हैं, यानी कि ऊपर की तरफ स्वेप्ट नहीं है, स्ट्रेट लाइन में बाहर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर आपको हीट शील्ड भी मिलती है। और ऑफ कोर्स ये नया एग्जॉस्ट है तो इंजन का जो प्रोफाइल है साउंड के मामले में, एग्जॉस्ट का जो साउंड के मामले में प्रोफाइल है वो चेंज किया गया है। तो यहाँ पर साउंड भी ज़रा अलग है। मैं इसे फायर करके आपको सुनाता हूँ और आप मुझे बताइए कि आपको इसकी आवाज़ कैसी लगी। आपको ये इंटरसेप्टर 650 से ज़्यादा बेहतर लगी, क्वांटी से ज़्यादा बेहतर लगी या नहीं। एग्जॉस्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर साइड स्टैंड जो है ये जब आप डिसएंगेज करते हैं तभी इंजन चालू होगा। अब जैसा कि आपने सुना होगा यहाँ पर आपको
साइलेंट स्टार्ट नहीं मिलता है, हालांकि इंजन बहुत स्मूथ है और गाड़ी क्विकली स्टार्ट हो जाती है। हम लोग जैसलमेर में हैं, सर्दियों का वक्त है, तो यहाँ पर मौसम बड़ा ठंडा है, लेकिन सुबह भी गाड़ी एक प्रेस में स्टार्ट हो गई थी। तो साइलेंट स्टार्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब थे अपग्रेड्स जो बाकी जो प्लेटफॉर्म है उससे कुछ अलग चीज़ें जो यहाँ पर बेहतर हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है। अब जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, 19 इंच व्हील सामने, 16 इंच व्हील पीछे, ताकि गाड़ी को एक इंक्लाइंड क्रूज़र स्टैंस मिले। 135 का ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर। अगर आप इसे कंपेयर करें इंटरसेप्टर 650 में, आपको 175 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ज़रा कम है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, ये गाड़ी ऑब्वियसली एक क्रूज़र है, तो ख़राब रास्तों पर चलने के लिए नहीं बनी है। लेकिन मैं मेरे कलीग के साथ उन्हें पिलियन बिठा करके काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से लेकर के आया हूँ। तो जनरली आप इसे कुछ ख़राब रास्तों पर भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये गाड़ी रिकमेंडेड नहीं है। बहुत ऊंचे जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उस पर आपको ज़रा नीचे बेली जो है गाड़ी का वो स्क्रैप होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जनरली गाड़ी का जो सस्पेंशन है काफ़ी फर्म है, तो बॉटम आउट नहीं होती है और आप ख़राब रास्तों पर कुछ हद तक इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। 320 का ट्विन पिस्टन ब्रेक, बाई ब्रेक का आपको आगे मिलता है, और पीछे भी आपको ट्विन पिस्टन 300 का डिस्क ब्रेक मिलता है। दोनों ही वेंटिलेटेड डिस्क्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, ये आपको एक रेडिएटर नज़र आ रहा होगा। ब्लिंकर्स यहाँ पर एलईडी नहीं है, लेकिन एक्सेसरीज़ में आपके पास ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप इसको स्टाइलिस्टिकली चेंज कर सकते हैं, और एलईडी ब्लिंकर्स भी आपको मिलेंगे। अब अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो अटेंशन टू डिटेल यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी। फुट पैक्स पर भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी, आगे और पीछे दोनों तरफ। उसके साथ ही ये जो एम्बलम यहाँ पर देख रहे हैं, इसे भी रीडिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर ये जो डिटेल देख रहे हैं, ट्विन कलर जो डिटेल आपको दिख रही है, यहाँ पर जो लाइट जिस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, जो ये ट्विन कलर्स हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए हैं और देखने में बहुत ही क्लासिक नज़र आते हैं। तो अटेंशन टू डिटेल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर स्विंग आर्म भी नया है, और आगे की तरह पीछे भी आपको एलईडी लाइट मिलती है। बहुत ही सिंपलिस्टिक लाइट है। ये देखिए, यहाँ पर आप अगर इस लाइट को देखेंगे तो देखने में आपको काफ़ी सिंपलिस्टिक लगेगी। रेट्रो लुक यहाँ पर मेंटेन किया गया है, और हालांकि एलईडी है, लेकिन रॉयल एनफील्ड चाहता था कि जो क्लासिक स्टाइलिंग है वो ज़्यादा चेंज ना हो। ब्लिंकर्स पीछे भी आपको बल्ब भी मिलते हैं। और ये जो सीट है, ये देखिए, प्रॉपर क्लासिक क्रूज़र स्टाइल में इसे बहुत ही पीछे से वाइड बनाया गया है, लेकिन आगे की तरफ इसे नैरो कर दिया गया है, ताकि जब आप खड़े हों तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। अब एक बात आप ये समझिए कि ये जो मोटरसाइकिल है बहुत भारी है। अगर आप इसे कंपेयर करें इंटरसेप्टर 650 के साथ, तो लगभग 40 केजीज़, एग्जैक्टली 39 केजीज़ ये उससे भारी है। वहाँ पर 202 केजीज़ का कर्ब वेट है, यहाँ पर 241 केजीज़ का कर्ब वेट है। यानी कि इसे आगे पीछे मनूवर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा हैवी है। हालांकि ये नीची है, तो आप ज़्यादा लेवरेज कर सकते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आप पैरों को ज़्यादा अच्छे से नीचे टिका सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाइट है ये 740 है, जो काफ़ी नीचे है। और आप में से जो बहुत छोटे कद के लोग हैं, उन्हें भी यहाँ पर बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हालांकि ये भारी है, तो आपको इसे आगे पीछे करने में तकलीफ़ ज़रा हो सकती है। आपके पैर कभी फाउल नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। फुट पैक्स जो हैं आपके पैरों के साथ कभी भी फाउल नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस है आगे और पीछे वाले फुट पैक्स के बीच में। अब चूँकि एक क्रूज़र स्टैंस है, तो ये देखिए, यहाँ पर आप इस तरह से बैठते हैं, आपका जो पैर है वो आगे की तरफ होता है, और जो हैंडल बार है ज़रा पुल्ड बैक है, तो आप जो हैंडल बार है उसका भी ज़रा सहारा लेते हैं, और ये आपको ज़रा पीछे की ओर रिक्लाइन भी कर देता है। तो एक रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन है, प्रॉपर क्लासिकल क्रूज़र स्टाइल में, जो कि एनाटॉमिकली करेक्ट नहीं है। अगर आपको बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाना है तो सोचने में लग सकता है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल स्टैंस है, लेकिन मेरे अनुभव में अगर आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथों पर, आपके शोल्डर्स पर, आपके पैरों पर, सब जगह बराबर होता है, तो आप ज़्यादा लंबा डिस्टेंस एनाटॉमिकली करेक्ट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्रूज़र स्टैंस पसंद है, तो ये यहाँ पर आपको क्रूज़र स्टैंस देखने को मिलता है। और ये जो सीट है, इसमें भी जो कर्व है, जब आप पीछे रिक्लाइन होते हैं तो यहाँ पर भी आपको ज़रा सपोर्ट मिलता है। अब हालांकि ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे वाली जो सीट है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, और ये जो सीट है ये बहुत नीची है, तो बैठना बहुत ईजी है यहाँ पर, लेकिन ये सीट काफ़ी छोटी है और रिवर्स इंक्लाइंड है। यानी कि यहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो ना तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ना पूरी जगह मिलेगी, और आप पीछे की तरफ ज़रा रिक्लाइंड भी रहेंगे। तो ये सीट डेफिनेटली बहुत छोटी जर्नी से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर कोई ग्रैब रेल नहीं है,
तो आपको सपोर्ट भी नहीं मिलता है, सामने आपको राइडर को पकड़ना पड़ता है। ये एक छोटा लूप है बस यहाँ पर। और उस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि एक्सेसरीज़ में आपको प्रॉपर टूरिंग सीट भी मिलती है, जहाँ पर आपको पीछे वाले राइडर के लिए भी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग मिलती है, ज़्यादा बेहतर विड्थ मिलती है और बैक रेस्ट भी मिलता है। तो आप चाहें तो वो सीट ले सकते हैं। उस सीट के अलावा अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसमें ये सब चीज़ें हों, तो ये जो मोटरसाइकिल है ये स्टैंडर्ड वर्जन है। ये सोलो टूरर है। आपको एक ग्रैंड टूरर भी मिलता है। ग्रैंड टूरर में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पर आपको एक विंड टनल टेस्टेड विंड स्क्रीन मिलती है, जिसमें बीच में एक स्लिट भी है, जिससे कि विंड बफेटिंग बिल्कुल नहीं होती है। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड विंड स्क्रीन नज़र आएगी, जो कि क्लियर ग्लास है। आपका जो व्यू है सामने का बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई हुई विंड स्क्रीन उसमें स्टैंडर्ड आती है। और एक लंबी सीट फॉर 2 राइडर्स एंड अ बैक रेस्ट। तो ये डिफरेंस है स्टैंडर्ड वर्जन वर्सेस ग्रैंड टूरर में। तो आप ग्रैंड टूरर के साथ भी जा सकते हैं और मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रैंड टूरर के साथ जाएं, क्योंकि न सिर्फ वो मोटरसाइकिल देखने में ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा बेहतर लगती है, वो ज़्यादा फंक्शनल भी है और 2 लोगों के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। तो ये बात हो गई सीट की। अब टैंक जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, टैंक एक टीयर ड्रॉप स्टाइल टैंक है, काफ़ी वाइड है। जब आप सीट पे बैठते हैं तो आपको एक बड़ी मोटरसाइकिल का एहसास दिलाता है। 15.7 लीटर्स की यहाँ पर कैपेसिटी है और फ्यूल एफिशिएंसी इस मोटरसाइकिल की आपको इंटरसेप्टर से ज़रा कम महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर वज़न ज़्यादा है और जो पावर आउटपुट है वो सेम है। 46.5 HP एट 7250 RPM यहाँ पर पावर आउटपुट है और टॉर्क जो है वो 52.3 Nm एट 5650 RPM। दोनों ही पावर और टॉर्क ये बहुत ही मामूली ज़्यादा हायर RPM पर बनाती है एज़ कम्पेयर टू द इंटरसेप्टर 650। और जो फ्यूल एफिशिएंसी है यहाँ पर सिटी में आपको लगभग 22 kmpl, 22, 23, 24 kmpl के आसपास सिटी में मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से चला रहे हैं। और हाईवे पर अगर आप बहुत ज़्यादा आराम से नहीं चला रहे हैं तो आपको 28 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। अगर आप जैसलमेर में जिस तरह की सड़कों पर हम लोग आज चला रहे थे, यहाँ पर एकदम ओपन हाईवेज़ हैं, एक पॉट होल तक नहीं है और होराइज़न पर जब आप देखते हैं तो आपको दूर दूर तक केवल सड़क ही नज़र आती है। तो अगर आप बहुत आराम से इस तरह की सड़कों पर चलाएंगे तो 30+ भी ये आपको फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि इस तरह का माहौल जनरली मिलना ज़रा मुश्किल है। तो 22 टू 30 kmpl की इसकी फ्यूल एफिशिएंसी रेंज है। और अगर हम 25 kmpl की एवरेज पकड़ें तो लगभग 375 किलोमीटर्स की रेंज आपको इस फ्यूल टैंक से मिलेगी, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है फॉर फ्यूल स्टॉप्स। 6 स्पीड गियर बॉक्स है यहाँ पर और ये जो गियर बॉक्स है ये काफ़ी स्मूथ है। आपको किसी तरह की कोई क्लैंकिंग सुनाई देगी। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स है। इंजन जैसा कि हमने हमेशा से देखा है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, ये काफ़ी लीनियर है, कोई पावर स्पाइक्स नहीं है। और अगर हम लोग बात करें इस इंजन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, जो कि आप हमेशा रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्ट करते हैं। 6th गियर में 40 km/h पे, 5th गियर में 35 km/h पे, 4th गियर में 30 km/h पे और 3rd गियर में 25 km/h से ज़्यादा आप आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। तो लो स्पीड पे हाई गियर्स में ये मोटरसाइकिल बहुत आराम से चलती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। गियर स्पीड्स भी मैंने इसकी चेक करी और 1st गियर में 65 km/h, 2nd गियर में 95 km/h और 3rd गियर में 120 km/h की स्पीड आप इस पर अटेन कर सकते हैं। टॉप स्पीड इसकी ज़रा कम है और एक्सेलरेशन भी अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही मामूली तौर पर इंटरसेप्टर से ज़रा कम है, क्योंकि यहाँ पर वज़न ज़्यादा है। और इसकी जो स्पीडो इंडिकेटेड टॉप स्पीड है वो है 165 km/h, जो कि लगभग स्पीडो इंडिकेटेड 5 km/h से कम है अगर आप कंपेयर करें इंटरसेप्टर 650 से। तो वो परफॉर्मेंस के मामले में ज़रा बहुत ही मार्जिनल कमी आपको यहाँ पर महसूस ज़रूर होगी। अब बात करते हैं हम लोग सस्पेंशन की। सामने 120 mm का ट्रैवल है, पीछे 101 mm का ट्रैवल है। पीछे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है और एक क्रूज़र से जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी स्टर्डी तरीके से स्ट्रेट लाइन में चलेगी। और यहाँ पर जो सस्पेंशन है ज़रा फर्म साइड पे है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या कुशी सस्पेंशन नहीं है। इनफैक्ट पीछे वाला जो सस्पेंशन अभी अपनी सॉफ्टेस्ट सेटिंग पे है, तो भी हम जब इसे रफ़ रास्तों पर चला रहे हैं तो ज़रा सा बाउंसी है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए इस मोटरसाइकिल से तो आप पीछे वाले सस्पेंशन का प्रीलोड जो है उसके सॉफ्टेस्ट सेटिंग पे डाल दें, तब ये थोड़ा ठीक लगता है। अदरवाइज़ थोड़ा फर्म साइड पर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। वाइब्रेशंस नदारद हैं, किसी तरह के कोई वाइब्रेशंस नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस इंजन को जब रीट्यून किया गया, रीमैप किया गया, जो इसमें एनहांसमेंट्स किए गए, तब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो रिफाइनमेंट से रिलेटेड था।
ताकि जो भी बचे कुछ भी वाइब्रेशंस अगर आपको इंटरसेप्टर में या फिर कॉन्टिनेंटल में जो महसूस होते थे वो भी यहाँ पर बिल्कुल नदारद हैं। किसी तरह का कोई वाइब्रेशन आपको हैंडल बार पे, सीट पर या फुट पैक पे कहीं पर भी महसूस नहीं होगा। सुपर रिफाइंड इंजन है और थ्रू आउट इट्स रेव रेंज बहुत ही स्मूथली क्लाइम करता है। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस गाड़ी को रेव करने में। ये सीधा अपने लिमिटर तक जाता है और आपको ये महसूस नहीं होने देता कि किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है। टायर्स और ग्रिप की अगर मैं बात करूँ तो ये जो टायर्स हैं, सामने 100 सेक्शन, पीछे 150 सेक्शन, ये टायर्स एवरेज हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई ग्रिप टायर्स नहीं हैं। और इस संदर्भ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो टायर है ये बहुत ज़्यादा राउंड प्रोफाइल का नहीं है, काफ़ी वाइड है। तो अगर आप इससे कॉर्नर कार्विंग करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ के लिए ये मोटरसाइकिल बनी नहीं है अव्वल तो। और दूसरी बात, अगर आपको वो सब करना है, अगर आपको हिल्स पे बहुत तेज़ी से चलाना है या फिर कैनियन कार्विंग करनी है, आप एक स्पोर्ट राइडर हैं, तो उसके लिए ये मोटरसाइकिल नहीं है। तो कुछ दूसरी मोटरसाइकिल आपको ढूंढनी चाहिए। ये जो मोटरसाइकिल है एक स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए बनी है और वहाँ पर ये बहुत ही स्टडी, बहुत ही स्टेबल लगती है। इसका व्हील बेस 100 mm ज़्यादा है इंटरसेप्टर 650 के मुकाबले। 1500 mm का व्हील बेस है यहाँ पर। बहुत ही स्टेबल, बहुत ही स्टडी, बहुत ही सॉलिड लगती है। स्ट्रेट लाइन में ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉर्क आपको बहुत अच्छे से मिलती है। 120, 130 पर अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के ये करेगी। 140 के बाद ज़रा जो प्रोग्रेस है कम हो जाती है और जैसा मैंने बताया 165 की इसकी टॉप स्पीड है। तो स्टेबिलिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप शार्प बेंड्स पर इसे लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रा ये तकलीफ़ कर सकती है। हालांकि फ़ास्ट स्वीपिंग बेंड्स पर इसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। गाड़ी को जहाँ पर तेज़ी से गिरा करके उठाना होता है, डिप करके वापस पिक करते हैं, जो इसकी मनूवरेबिलिटी जो होती है मोटरसाइकिल की, जो उसकी एजिलिटी होती है, उस तरह की ये मोटरसाइकिल नहीं है। और इसे बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट्स पसंद नहीं है। तो उस लिहाज से ये क्रूज़र है और ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ साथ एक स्लिपर क्लच भी मिलता है। और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर जो पावर है ज़रा लेट आती है। यहाँ पर एक 4 वॉल्व हेड है आपके पास और जनरली ये जो इंजन है ये ज़्यादा सुपीरियर है पहले से। अब इस इंजन में बदलाव करके इसे ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा बेहतर बना दिया गया है। कुछ चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ और गाड़ियों में आपको मिलती हैं, जैसे कि क्विक शिफ्टर जैसी चीज़ें या फिर राइडिंग मोड्स। यहाँ पर आपको हालांकि इको मोड नज़र आएगा अगर आप एक सर्टेन लेवल तक थ्रॉटल को ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राइडिंग मोड्स नहीं है, कुछ टाइमर नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी डेटा आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, रेंज नहीं मिलती है। ये सब चीज़ें अब मेरे ख्याल से जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं उनमें आनी चाहिए। हालांकि एक अलग किस्म की मोटरसाइकिल है, लेकिन अगर आप कुछ और गाड़ियों को देखेंगे तो वहाँ पर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पर नहीं होने के कारण मेरा मेंशन करना ज़रूरी है, कलर TFT डिस्प्ले भी कुछ गाड़ियों में आपको मिलता है, यहाँ पर आपको वो भी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ शायद यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाएँ। लेकिन रॉयल एनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जो अपने आप को एक क्लासिक लुक देना चाहता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें कलर्स की, तो यहाँ पर अगर आप जो स्टैंडर्ड सोलो टूरर वाला वर्जन है, जो कि ये वाला वर्जन है छोटी पिछली सीट के साथ, यहाँ पर आपको 5 कलर्स मिलते हैं। और अगर आप बात करें जो ग्रैंड टूरर है वहाँ पर आपको 2 कलर्स मिलते हैं। तो ग्रैंड टूरर में आपको रेड और ब्लू कलर्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 वेरिएंट्स, इंटरस्टेलर और एस्ट्रल। इंटरस्टेलर में आपको ग्रे और ग्रीन कलर मिलते हैं और एस्ट्रल में आपको मिलते हैं ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर्स। अब अगर बात हम लोग करें कीमतों की, तो अगर आप बात करें इंटरसेप्टर 650 की, उसकी कीमत 2.9 लाख रुपीज़ से 3.15 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है। दोस्तों, इन गाड़ियों की जो प्राइस है वो हमारी राइड के बाद अनाउंस हो गई थी और आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3,48,900 से लेकर के 3,78,900 रुपए तक इन गाड़ियों की कीमतें हैं और मेरे ख्याल से ये टोटली जस्टिफाइड है, क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़्यादा बड़ी हैं और क्वालिटी के मामले में भी यहाँ पर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके जितने भी सवाल थे इस नई मोटरसाइकिल के बारे में, उनके आंसर्स में दे पाया। लेकिन तो भी अगर आपके कोई सवाल रह गए तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस तरह का लॉन्ग फॉर्मेट डिटेल्ड कंटेंट अच्छा लगता है, अगर जो नॉनसेंस चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर उससे इतर, उससे अलग आप कुछ मीनिंगफुल देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस गाड़ी में इंटरेस्ट हो। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।